कौन सा टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले थे? द टॉपिक इज लॉन्ग वॉल। ठीक है, लॉन्ग वॉल पे हम लोग डिस्कशन करने वाले थे, तो लॉन्ग वॉल को हम स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में जो लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड चलता है, लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड कितने स्टेज में पूरा होता है? लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड कितने स्टेजेस में पूरा होता है? जल्दी सबको नाम बताना है कि लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड जो होता है कितने स्टेजेस में पूरा होता है, कौन कौन स्टेज है लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड का, फटाफट नाम बता। और साथ ही साथ बाबू आप अपना नंबर जरूर लिखना कि कितना नंबर आप ला पा रहे हो एग्जाम में। ये जो टेस्ट चल रहा है ना, आप नंबर जरूर लिखना कॉपी में, 1 2 3 कितने सवाल हो रहे हैं, आप कितना उसको क्वालिफाई कर पा रहे हो, कितने सवालों का जवाब आपको पता होता है। तो जल्दी से आप दोनों को मैच करके पढ़ना, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक बार करके ही पढ़ना। तो लॉन्ग वॉल का टोटल कितना मेथड होता है? 2 होता है। ठीक है, एक का नाम क्या होता है? एडवांसिंग, दूसरा का नाम क्या होता है? रिट्रीटिंग होता है। लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग। तो वो इंडिया में जो सबसे ज्यादा कौन सा फेमस है, एडवांसिंग या रिट्रीटिंग, दोनों में से कौन सा मेथड इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है? ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? तो कौन सा मेथड सबसे ज्यादा फेमस होता है? तो लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग मेथड सबसे ज्यादा फेमस होता है। ठीक है, तो अगर मान लो हमको क्विक प्रोडक्शन चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, जल्दी प्रोडक्शन चाहिए, तो लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड का कौन सा मेथड को हम लोग एडॉप्ट करेंगे? लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड का कौन सा मेथड को एडॉप्ट करेंगे? अगर हमको क्विक प्रोडक्शन चाहिए, तुरंत प्रोडक्शन चाहिए, तो ह्यूज मात्रा में प्रोडक्शन चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड करेंगे? एडवांसिंग में करेंगे। एडवांसिंग जब लॉन्ग वॉल चलाया जाता है तो 2 गैलरी जो सबसे एडवांस करके आगे थोड़ा बढ़ा के रखा जाता है, उस गैलरी को क्या बोलते हैं? जब एडवांसिंग माइनिंग मेथड में काम करते हैं हम लोग, तो 2 गैलरी को क्या करते हैं हम लोग? थोड़ा सा आगे बढ़ा के रखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड स्टेबल। स्टेबल जो होता है उसको गैलरी का लंबाई कितना होता है, कितना दूर तक आगे बढ़ाना होता है? स्टेबल कितना मीटर तक आगे बढ़ाना होता है? लगभग कितना मीटर आगे बढ़ाना होता है? उसका जवाब क्या होगा? रिप्लाई देके बता दो। वेरी गुड। कितना मीटर तक आगे बढ़ाना होता है? वेरी गुड। 8 से 10 मीटर तक हम लोग स्टेबल को क्या करते हैं? हम लोग आगे बढ़ा कर रखते हैं, स्टेबल हम लोग आगे बढ़ा कर रखते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि कौन सा माइनिंग मेथड है दोनों में से? गोफ जो होता है ना, गोफ होता है, गोफ को हम लोग बाउंड्री की ओर बढ़ते हैं। वो कौन सा माइनिंग मेथड है जिसमें हम लोग काम करते करते क्या होता है? टुवर्ड बाउंड्री, बाउंड्री की ओर हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं, बाउंड्री की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा माइनिंग मेथड है? ठीक है, कौन सा माइनिंग मेथड है इसमें हम लोग बाउंड्री की ओर आगे बढ़ते हैं? तो किस में आगे बढ़ते हैं? बाउंड्री की ओर। तो एडवांसिंग है ना, एडवांसिंग जो होता है ना, एडवांसिंग में लॉन्ग वॉल जो एडवांसिंग होता है, हम लोग एडवांसिंग में बाउंड्री की ओर आगे बढ़ते हैं, और रिट्रेटिंग में हम लोग क्या करते हैं? पीछे की ओर आते हैं, पीछे की ओर आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। लॉन्ग वॉल का वो कौन सा रास्ता है जिसका जरिए मेन इनटेक एयरवे बहता है, जिसमें जरिए इनटेक एयरवे बहता है, उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? इनटेक एयरवे जिसमें बहता है ना लॉन्ग वॉल में, उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मदर गेट बोलते हैं, मेन गेट बोलते हैं, है ना? मदर गेट बोलते हैं, मेन गेट बोलते हैं। और जिससे जिससे मेरा मशीनरी का सेटअप होता है, इससे मेरा मशीनरी को रिट्रीट किया जाता है, रिटर्न एयर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड। उसको सप्लाई गेट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं साथ ही साथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक और नाम बहुत फेमस नाम है, टेल गेट। टेल गेट और सप्लाई गेट, ये 2 नाम उसके लिए यूज होता है, तो उसको हम लोग सप्लाई गेट या टेल गेट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, पंचम कुमार, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप हम लोग को बताओ कि जो लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड होता है, जो लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड में जो मशीन लगा होता है, जो फेस में कोयला काटने का काम करता है, सपोज मान लीजिए मेरा फेस है, तो फेस में एक मशीन लगा होता है जो कोयला को काटने का काम करता है ना, इस मशीन को क्या कहते हैं? लॉन्ग वॉल में क्या होता है? फेस में एक मशीन लगा होता है जो कोयला को काटने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड shearer। वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं हम लोग? shearer मशीन कहते हैं, shearer मशीन कहते हैं। तो ये जो shearer मशीन होता है वो shearer मशीन कितना तरह का होता है? अगर एक वाला मेरा अगर SERD हो, तो सेकंड कौन सा टाइप होता है? SERD हो तो दूसरा कौन सा होगा? ठीक है, अब यहाँ पे जो SERD, ठीक है, यहाँ पे D का मतलब क्या है? D का मतलब SERD में D का मतलब क्या होता है? D स्टैंड फॉर, D स्टैंड फॉर, D का मतलब क्या होता है? डी का मतलब है ड्रम है, सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम शेयरर इसको बोलते हैं हम लोग। तो डी का मतलब क्या होता है? ड्रम होता है। आपको बताना है डी शेयरर मशीन, इसका लंबाई कितना लंबा ये होता है? शेयरर मशीन का लंबाई कितना होता है? शेयरर मशीन का लंबाई लेंथ कितना होता है? वेरी गुड। कितना लंबा होता है शेयरर मशीन का लंबाई? लगभग 10 मीटर, 10 मीटर का होता है। लगभग क्या 10 मीटर का होता है। और इसका जो चौड़ाई होता है वो कितना होता है? शेयरर मशीन का चौड़ाई कितना होता है? 2 मीटर से कितना मीटर तक चौड़ा होता है? वेरी गुड। शेयरर मशीन का चौड़ाई कितना होता है? लंबाई तो पता है 10 मीटर का होता है, शेयरर मशीन का चौड़ाई कितना होता है? 2 वेरी गुड। क्या होता है? शेयरर मशीन का लंबाई 10 मीटर हो गया, और चौड़ाई कितना होता है? इसका चौड़ाई कितना होता है? 2 मीटर से लेके कितना मीटर तक होता है? 2 मीटर से 4.5 मीटर तक, 4.5 मीटर तक इसका चौड़ा होता है।
बहुत लोगों को इसका जवाब देख रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंट लूज कर रहा हूं, तो इसको थोड़ा ध्यान दे देना, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग, जो जो मेरा फेस से, ठीक है, लॉन्ग वाल जो फेस होता है ना, फेस से, यहाँ पे लॉन्ग वाल फेस लगा है, तो फेस से लॉन्ग वाल में जो मेरे मान लो सपोर्ट लगा हुआ था, फेस से कितना मीटर पीछे तक हम लोग हाइड्रोलिक सपोर्ट हम लोग लगा के रखते हैं। फेस से कितना मीटर पीछे तक हाइड्रोलिक सपोर्ट करना एकदम करना ही होगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। वेरी गुड। कितना मीटर तक? तो 30 मीटर तक हम लोग फेस से क्या करते हैं, हाइड्रोलिक सपोर्ट लगा के रखते हैं। और ये जो हाइड्रोलिक सपोर्ट होगा, ये जो हाइड्रोलिक सपोर्ट होगा, लगभग कितना टन का हाइड्रोलिक सपोर्ट होता है, इसका कैपेसिटी क्या होती है, इस हाइड्रोलिक सपोर्ट का कैपेसिटी कितना होता है, जल्दी से बता दो। क्या होता है? 40 टन, 30 से 40 टन का कैपेसिटी का आता है एक सपोर्ट, 30 से 40 टन। अच्छा एक बात बताओ, जो फेस में हम लोग सपोर्ट करते हैं, इसको, इस सपोर्ट का नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं? जो फेस में जो सपोर्ट लगा होता है, ठीक है, इस फेस में सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। क्या नाम बोलते हैं? वेरी गुड। क्या नाम बोलते हैं सपोर्ट का? सपोर्ट जो फेस में लगा है इसका नाम क्या है? वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दैट इज कॉल्ड पावर सपोर्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सपोर्ट। इसको पावर सपोर्ट बोला है। इसको पावर सपोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, इसको पूरा नाम क्या है, सेल्फ एडवांसिंग टाइप पावर सपोर्ट। सेल्फ एडवांसिंग क्योंकि खुद से ही आगे बढ़ सकता है, ठीक है, इसलिए इसको सेल्फ एडवांसिंग टाइप पावर सपोर्ट बोलते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम इसी के जरिए अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। अब बताओ तो जो फेस में जो कोयला काटेगा, तो कोयला काटने के बाद जिस पर कोयला गिरता है ना, उसको क्या बोलते हैं? फेस में जो कोयला कटिंग हुआ, तो फेस में जो कोयला काटने के बाद जिस पर कोयला गिरता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एएफसी बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एएफसी बोलते हैं। आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर बोला जाता है उसको हम लोग, एएफसी बोलते हैं। एएफसी दैट इज ज्यादा सुटेबल वर्ड है। आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर उसको बोलते हैं हम लोग, उस पर कोयला गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर से जाने से पहले जो कोयला जो होता है उसको तोड़ा जाता है, तो किसके जरिए बेल्ट कन्वेयर से पहले कोयला तोड़ा जाता है? कौन सा apparatus होता है जो कोयला को तोड़ने का काम करता है? कौन सा अरेंजमेंट होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीडर ब्रेकर बोलते हैं। फीडर ब्रेकर के जरिए कोयला को तोड़ा जाता है। तो ये मोटा मोटी कुछ सेटअप के बारे में हो गया। सारा सेटअप वगैरह हम लोग पढ़ लिए थे प्रीवियस क्लास में। हम लोग सब चेक करके जाने थे क्या होता नहीं होता, कैसे काम करता है, कैसे मशीन सेटअप होता है, किस तरह मशीन को हम लोग ये करते हैं। तो ये सब चीज हम लोग जान चुके थे, हम लोग पढ़ चुके थे। छोटा सा एक डिस्कशन था ताकि कभी भूल ना जाओ, है ना, कभी भूल ना जाओ। और जो जैसे एएफसी जो मेरा हो गया, उसको हम लोग एचडीसीसी ही बोलते हैं। एचडीसीसी यानी हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर, क्योंकि चेन लगा होता है और हैवी ड्यूटी करता है, सो इट इज कॉल्ड हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर। एएफसी और हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर कुछ अलग नहीं, दोनों एक ही है। हैवी ड्यूटी चेन कन्वेयर, ठीक है ना, उसका स्पेसिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मोटा मोटी सारे टॉपिक्स का पार्ट था। अब हम लोग कुछ थोड़ा सा आज का जो टॉपिक सेशन है हम लोग उससे ले लेते हैं, क्वेश्चन वेंटिलेशन से ले लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स आपको बताना है, डियर स्टूडेंट आपको बताना है वो कौन सा अरेंजमेंट है जो इनटेक और रिटर्न एयरवे को क्रॉस करते समय सेपरेट करता है। और कौन सा अरेंजमेंट होता है जो इनटेक और रिटर्न एयरवे को क्रॉस करते समय सेपरेट करता है, एक दूसरे को क्रॉस होने समय अलग करता है, क्रॉसिंग के समय अलग करता है। क्रॉस जहां करना होता है वहां पे लगाते हैं हम लोग, जहां पे इनटेक और रिटर्न एयरवे एक दूसरे को क्रॉस करेगा ना, वहां पे लगाना होता है, ठीक है। पैरेलल में नहीं लगाते, क्रॉसिंग के समय लगाते। जब इनटेक और रिटर्न एयरवे अगर आपस में क्रॉस कर रहा है तो वहां पे लगाते हैं हम लोग। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं एयर क्रॉसिंग। देखो दोनों अंतर है बाबू, ध्यान से एक बात समझ लेना होगा कि एयर क्रॉसिंग और एयर क्रॉसिंग क्या हो। देखो एयर क्रॉसिंग मतलब वेंटिलेशन स्टॉपिंग जो बोल रहे हैं, तो वेंटिलेशन स्टॉपिंग क्या होता है, पैरेलली अलग करता है। पैरेलल में जैसे मान लीजिए आपका पिलर है ना, ये आपका कोल पिलर है, तो कोल पिलर में ये पैरेलल बना रहेगा और ये इनटेक और रिटर्न को अलग ऐसे करेगा। और जहां पर क्रॉस करवाना हो, जहां पे इनटेक और रिटर्न को आपस में क्रॉस करवाना हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग को क्या करना होगा, तो हम लोग को अरेंजमेंट करना होगा ताकि दोनों अलग अलग रास्ता से जाए। तो अब बताओ कि जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला में इनटेक हवा जाता है ना रिटर्न हवा जाता है। एयर क्रॉसिंग का ऊपर से कौन सा हवा जाता है, जल्दी से नाम देके बताओ कि ऊपर से कौन सा हवा जाता है। वेरी गुड, ऊपर से कौन सा हवा जाता है। वेरी गुड, बहुत लड़का जवाब दिया, बहुत लड़का गलत जवाब दे दिया। एक बार याद रखना, जो भी गलत इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है प्रीवियस क्लास में, थोड़ा सा शायद लिखते समय से गलती हुआ था। ऊपर से रिटर्न एयर होता है ना, रिटर्न एयर, बाद में मैं बताया था ऊपर से रिटर्न होता है और नीचे से जो फ्लो होता है क्या होता है, इनटेक। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। देखो जो रिटर्न एयर होता है ना नॉर्मली हल्का होता है, क्योंकि उसमें डस्ट मॉइस्चर ये सब मिले रहते हैं, तो मिलने के कारण क्या होता है, हल्का हो जाता है। तो हल्का होने के कारण वो हमेशा ऊपर से फ्लो कराएंगे। और इनटेक एयर क्या होता है, थोड़ा भारी होता है। जो रिटर्न एयर होता है ना उसमें डस्ट फ्यूम्स, है ना, डस्ट फ्यूम्स और तुम्हारा साथ ही साथ क्या बोलते हैं कि वेपर, ये सब मिक्स होने के कारण क्या होता है, हल्का हो जाता है, इसलिए ऊपर से फ्लो होता है। और इनटेक एयर क्या होता है, शुद्ध एयर होता है, उसमें
वेपर नहीं होते तो वो जनरली क्या होता है, थोड़ा भारी होता है, इसीलिए वो नीचे से फ्लो करते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना हमेशा कि रिटर्न एयर हमेशा ऊपर से जाता है और इनटेक एयर हमेशा नीचे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो एक पंखा का नाम बताओ जो केवल फेस में वेंटिलेट करने के लिए यूज होता है। एक वैसा पंखा जो फेस को वेंटिलेट करने के लिए यूज हो रहा है, उसमें डक्ट लगा हो तो उस पंखा को क्या बोलेंगे? एक पंखा जो फेस को वेंटिलेट होने करने के लिए यूज होता है, एक या एक से अधिक फेस, दो या दो से ज्यादा फेस के लिए भी यूज होता है, उस पंखे को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट फैन इज व्हाट? दैट फैन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी फैन, उसको हम लोग ऑक्सिलरी फैन बोलते हैं। तो वो एक बात, एक सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करने के लिए जो पंखा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पंखा को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करने के लिए जो पंखा इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट फैन इज व्हाट? उस फैन को हम लोग बोलते हैं बूस्टर फैन, उसको बूस्टर फैन बोला जाता है। उस पंखा को हम लोग क्या बोलते हैं? बूस्टर पंखा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, पूरा माइंस को वेंटिलेट करने के लिए जो पंखा होता है उस पंखा को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा माइंस को वेंटिलेट करने के लिए होता है उसको बोलते हैं एमएमवी, उसको एमएमवी बोलते हैं। अच्छा, एक सिस्टम बताओ, जैसे मेरा मान लो ये मेरा जो मेरा एमएमवी यूज करेंगे, तो एमएमवी यूज करेंगे और एग्जॉस्ट टाइप का हो तो कौन सा चाणक में यूज करते हैं? एमएमवी पंखा एग्जॉस्ट टाइप का होगा तो कौन सा चाणक में लगाएंगे? अपकास्ट में लगाएंगे ना डाउनकास्ट में लगाएंगे? ठीक है ना, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ठीक है। तो आपको बताना अपकास्ट में लगेगा ना डाउनकास्ट में, तो अपकास्ट में लगे, इसको अपकास्ट बोलेंगे, है ना। और ये 1 नंबर वाला क्या डाउनकास्ट, क्योंकि ये डाउन की ओर है, नीचे की ओर है ना, तो इसमें हम लोग लगाएंगे। तो जो पंखा लगाएंगे कितना मीटर पे लगाया जाता है? कितना मीटर पे लगाया जाता है? इस माइन से कितना मीटर पे दूरी पे लगाते हैं? कम से कम हम लोग तो कम से कम 10 मीटर दूरी पे लगाते हैं। और इसके ऊपर एक तरह का अरेंजमेंट करना होता है ताकि ये पंखा डायरेक्ट इसका हवा ना खींच ले। उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? इसके ऊपर क्या होता है ना कि अरेंजमेंट करना होता है जो कि इस पंखा का डायरेक्ट हवा को ना खींच ले, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग एयर लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं एयर लॉक। तो अगर इसको एयर लॉक बोलते हैं तो यहाँ पर जो इसको बंद करने के लिए इंटेक और रिटर्न आपस में मिल ना जाए, इसको रोकने के लिए जो अरेंजमेंट करते हैं इसको क्या बोलते हैं? अगर ये वाला मेरा एयर लॉक है तो इसको क्या बोलेंगे? अच्छा से जवाब देना सोच समझ कर, ठीक है। वेरी गुड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेंटिलेशन डोर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेशन डोर। अब बताओ वो जो वेंटिलेशन डोर होता है, कितना सारा वेंटिलेशन डोर लगाने का नियम है? क्या तो वेंटिलेशन डोर लगाना होता है माइंस में, कितना वेंटिलेशन डोर लगाना होता है? ये नियम कितने सारे लगाने का नियम? एक और पेन कहाँ चला गया? कितना वेंटिलेशन डोर लगाने का नियम है? तो वेंटिलेशन डोर कम से कम माइंस में कितना होना चाहिए? कम से कम वेंटिलेशन डोर माइंस में कितना होना चाहिए? तो कम से कम 2 वेंटिलेशन डोर लगाने का नियम है, 2 होना चाहिए, ठीक है। अब एक ये जो पंखा आप लगा, ये पंखा जो, इस पंखा का नाम क्या है? इसी को पंखा को क्या बोलते हैं? इस पंखा को क्या बोलते हैं? शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? छोटा का नाम बताओ, इस पंखा का नाम क्या है? ये जो पंखा आप देख रहे हो यहाँ पे, जो आपका शर्ट में यहाँ पे आप पंखा लगा दिया ना, इस पंखा का नाम क्या है? इसी पंखा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी पंखा को बोला जाता है एमएमवी, दैट इज कॉल्ड एमएमवी। ये मेरा रिटर्न एयर हो गया, इनटेक। अब बताओ जो एमएमवी होगा, एमएमवी को रन करने के लिए मिनिमम पावर सोर्स कितना चाहिए? मिनिमम कम से कम पावर सोर्स कितना चाहिए? पावर सोर्स कितना होना चाहिए? पावर सोर्स मिनिमम कितना होना चाहिए? वेरी गुड, कितना पावर सोर्स होना चाहिए मिनिमम? तो कम से कम 2 पावर सोर्स चाहिए टू रन द एमएमवी, दैट इज द एमएमवी। एमएमवी, इस एमएमवी को रन करने के लिए कम से कम 2 पावर सोर्स की जरूरत है। 2 डिफरेंट टाइप्स का पावर सोर्स का आवश्यकता होता है इस एमएमवी को आपको रन करना है, ठीक है। क्लासेस को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग ज्यादा सवाल को लेकर आते हैं, हर टॉपिक से लेकर आते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा बाबू। और क्लास का 20 मिनट अगर आप अच्छे से क्लास कर लिया ना रोज का, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपका जो प्रिपरेशन है ना बेस्ट लेवल होगा। आप पहले कहीं से भी पढ़े हो, कुछ भी तैयारी की हो, कोई भी टीचर के पास पढ़े हो, ठीक है ना, कोई भी सर के पास पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर 20 मिनट अगर फोकस होकर पढ़ोगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ, आपसे अगर कोई बच्चा अगर 3 साल से तैयारी कर रहा है, 4 साल से तैयारी कर रहा है, और केवल आप 6 से 8 महीना मेरे पास अच्छे से पढ़ के जाओगे, 20 मिनट वाला क्लास पूरा क्लास करके जाओगे, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि 3 साल जब तुम 6 महीना कंप्लीट करके जाओगे ना, तो 30 साल का बच्चा से तुम्हारा नॉलेज अच्छा रहेगा, शार्पनेस तगड़ा रहेगा। तुम इस चीज को आजमा के देख लेना, हर बच्चा आजमा के देख लेना। हाँ सर, मैंने आपका क्लास को पूरा फोकस करके किया, मेरा बेसिक ठीक ठाक है, आप तुम जाके देखना कोई भी बच्चा से कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है कि नहीं। क्योंकि हम लोग का मतलब क्लासेस का सबसे बड़ा खास बात है कि क्वालिटी कंटेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान है। तो पहला बात हमको समझ में आ गया। एक सवाल और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग देखते हैं कि जो एमएमवी यूज होता है, ठीक है ना, उसका लगाने का परमिशन कौन देता है? एमएमवी का इंस्टॉलेशन का परमिशन कौन देता है? एमएमवी का इंस्टॉलेशन का परमिशन कौन देता है? कहां से मिलेगा एमएमवी का इंस्टॉलेशन का परमिशन? दैट इज गुड, वेरी गुड। कौन देता है? सीआई साहब, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस, सीआईएम, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस से एमएमवी का इंस्टॉलेशन का परमिशन मिलता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे, सारे टॉपिक्स को हमने देखा था, सब चीज को समझा था। अच्छा एक बात बताओ, अगर लास्ट एक सवाल पे बात करूंगा कि अगर मान लो कि एमएमवी नहीं लगा और एयर फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
एमएमबी अगर नहीं और एयर फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन बोलते हैं, हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन बोलते हैं। और जिस प्रेशर के कारण ये फ्लो होता है उसको बोलते हैं नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। तो मोटा मोटी जो टॉपिक डिस्कशन करना था बाबू, अभी जितना सवाल था, जो 20 मिनट का टाइमिंग होता है डिस्कशन का, वो सारा क्लियर हुआ। अब हम लोग क्लास पे आएंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्लास पे सारा चर्चा किया जाएगा। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो समस्या था, पहले तो हमने आप लोगों को बता दिया कि एप्लीकेशन में ये सारी समस्या, उसमें दिक्कत होगा। थोड़ा सा क्वालिटी रिलेटेड आप लोग अगर मैसेज करते हो ना, जैसे आप देखो एप्लीकेशंस में प्रोफाइल में जो ऑप्शन होता है ना, प्रोफाइल में चौथा या पांचवा नंबर पे आपको लिखा रहता है हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट ये एक ऑप्शन है हम लोग एप्लीकेशन में, जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन में जाके अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हो या बोलते हो कि सर हमको ये ऑप्शन चाहिए कि हम भी क्वालिटी कंट्रोल कर पाए, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो लोग करके दे देंगे। अगर 50-100 लड़का जाकर उसमें बोलोगे ना कि सर हमको हाई, हमको लो, मीडियम और हाई क्वालिटी चाहिए, अगर ये 3 क्वालिटी बार आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा तो नहीं, एक महीना में लोग अपडेट करके दे देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें चेंज करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एप्लीकेशन को 1-2 बार अपडेट होगा, हर सप्ताह तो होता ही है, तो ये मिल जाएगा। और बहुत बच्चे पहले से कर रहे होंगे, तुम लोग भी कर दोगे तो सपोर्ट मिल जाएगा उनको, कि सब बच्चा का डिमांड कर रहा है कि इसको 3 चाहिए तो मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन में कहीं कोई कमी तो मुझे नहीं दिखता है, बेस्ट तरीके से बनाया गया है, हर चीज मामले में बेस्ट है। और पर्सनली मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट किया है कि ये, उन्होंने कहा था कि सर आप क्वालिटी अपना कम कर दिए, तो मैं बोला कि मैं एज ए टीचर कैसे कम कर सकता हूँ, मैं तो चाहूंगा कि हाई क्वालिटी रेजोनेंस पे मैं पढ़ाऊं, बच्चों को अच्छा कंटेंट मिले। क्वालिटी पे एक टीचर क्यों कम करेगा, क्वालिटी और कंटेंट को क्यों कम करेगा, ठीक है ना। तो वो ज्यादा जरूरी है इस चीज को। और थोड़ा सा डेटा को ना, बाकी चीजों से थोड़ा बचा के रखो, लाइव क्लास करो, सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा मैं बात बोलूंगा आप लोगों को, लाइव क्लास करो। लाइव क्लास में केवल 600 MB ही खत्म होगा, 600 to 700 MB ही खत्म होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम खत्म होगा लाइव क्लास में। और वही तुम रिकॉर्डेड वाला देखोगे तो आपका 1 GB प्लस चला जाएगा, याद रखो ये आप। तो आप अगर लाइव क्लास करते हो तो फायदा ये है। दूसरा नंबर, आप देखो जो लाइव सेशन, चूंकि लाइव क्लास ही है, इसका सुविधा है क्या, इसका सुविधा है कि अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पाए, शादी है, आपको कुछ प्रॉपर फंक्शन है, आप कहीं घर चले गए, कुछ कारण से आप क्लास नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं पे, तो उसका एक एप्लीकेबिलिटी क्या है कि आप उसका रिकॉर्डिंग देख लोगे। इन रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग इसका सेकेंडरी ऑप्शन, रिकॉर्डिंग जिसका सेकेंडरी ऑप्शन है, कुछ बच्चे इसको प्राइमरी बना दिए। रिकॉर्डिंग क्लास क्या है, वो सेकेंडरी ऑप्शन है, कि जब आप पहला ऑप्शन आप नहीं कर पाए ना, देखो ध्यान सुन लो, पहला प्राइमरी ऑप्शन में आप लाइव क्लास नहीं कर पाए, प्राइमरी ऑप्शन क्या है हम लोग का, प्राइमरी ऑप्शन क्या है, प्राइमरी ऑप्शन मेरा लाइव क्लास है, लाइव सेशन है। तो अगर लाइव क्लास जो बच्चा नहीं कर पाता, तब उसके लिए रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता है। मान लो कोई बच्चा लेट ज्वाइनिंग किया, लाइव नहीं कर पाए, तो उसके लिए। लेकिन अब तुम मान लो शुरू से, सर हम तो रिकॉर्डिंग ही देखेंगे, हम तो लाइव करेंगे ही नहीं, ये इस मेंटेलिटी को थोड़ा चेंज करो। अगर इस तरह इसको चेंज करोगे तो डबल फायदा। पहला फायदा तो ये होगा कि तुम लाइव सेशंस में जो क्वेश्चन आंसर होता है ना, उसमें तुम प्रेजेंट, जो तुम्हारा ब्रेन होता है ना, पूरा प्रेजेंट होता है लाइव सेशंस की तरह। जब तुम आंसर देते हो ना, तो तुमको पता चलता है कि अरे सब लड़का दे रहा, मुझे भी देना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग में ये सुविधा तो नहीं, रिकॉर्डिंग में तुम देख सकते हो कि ये बच्चा ऑप्शन दिया, ये बच्चा आंसर दिया, हम भी देंगे, है ना, वो मजा नहीं है रिकॉर्डिंग। तो लाइव सेशन को करो, ज्यादा मजा है, मतलब कम से कम 20-30% तुम्हारा एफिशिएंसी और ग्रो करेगा। और एक बात, ये बात एकदम 110% याद रखना, जितने बच्चे ने एग्जाम क्रैक किया है, चाहे ईसीएल हो या डब्ल्यूसीएल, जीवन में उनका कोई भी काम था, कुछ भी था, बहन का शादी से लेके भाई का सगाई तक, कुछ भी काम करना हुआ, डियर फ्रेंड्स, ऑल स्टूडेंट्स लाइव सेशन ज्वाइन किए, सभी के सभी बच्चे लाइव जुड़े थे मेरे से, लाइव सेशंस किए थे। केवल एक लड़का जो था, दैट इज, उसका नाम क्या था, उसका, वो केवल लाइव सेशंस में नहीं था, वो केवल रिकॉर्डिंग क्लास से किया था। लेकिन सारे के सारे बच्चे क्या थे, लाइव सेशन जुड़े थे, सभी बच्चे लाइव सेशन जुड़े क्लास के। विकास, विकास महतो केवल लाइव नहीं आता था, बीच बीच में लाइव आता था, कभी कभी लाइव आता था, लेकिन बाकी बच्चे एकदम लाइव सेशन जुड़े थे, और उसका इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हुआ। विकास बहुत अच्छा, तो पहले से मेरे पास क्लास करता था, शुरू से मुझे जानता था, तो उसका एक बेनिफिट हुआ। लेकिन बाकी बच्चे मुझे नहीं जानते थे, बाकी बच्चे वही क्लास किए 3.5 महीने का, तो 3.5 महीने में ना जो लाइव जुड़ के किया ना, उससे बहुत फायदा हुआ। सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ज्वाइन लाइव विद अस, लाइव जुड़ोगे तो बहुत फायदा होगा। चलो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत सारा बात हो गया, लेक्चर हो गया, हम लोग क्लास पाएंगे, क्लास को चलाते हैं। तो क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पे हम लोगों ने लास्ट टाइम 2 तरह का टॉपिक पे हम लोग पढ़ लिया था, शायद हमको याद है। एक मैंने आप लोगों को शायद वेंटिलेशन डोर के बारे में बताया था, और एमएमवी, 2 तरह का चीजों को हम लोग किया था। उसके बाद आज हम लोग आगे सेशंस को बढ़ाएंगे, आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। दो दो हुआ था ना सर, आगे स्टीम इंजन,
एमएमबी एयरलॉक, 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 ठीक है एयरलॉक देखते हैं, ठीक एयरलॉक, एयरलॉक में 3 पॉइंट लिखा दिए थे ना, ठीक है। ठीक है चलो आज हम लोग बात करेंगे एयर क्रॉसिंग से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग दो एयर क्रॉसिंग। एयर क्रॉसिंग से स्टार्ट करेंगे। तो एयर क्रॉसिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में देखते हैं डिटेल्स में थोड़ा सा। तो एयर क्रॉसिंग क्या होता है, थोड़ा डायग्राम बनाकर समझते हैं, ठीक है। देखो बाबू, क्या होता है ना, माइंस में जब हमको वेंटिलेट करना होता है कहीं पर भी, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम आता है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एयर को आपस में क्रॉस करवाना पड़ जाता है। क्रॉस इन द सेंस व्हाट, क्रॉस इन द सेंस मतलब कि एयर को ऐसा जरूरत पड़ता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पे, अगर हम लोग उसी तरह से छोड़ देंगे एयर को तो आपस में मिक्स हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को क्रॉस करवाना होता है, तो क्रॉस कैसे करवाएंगे, तो हम लोग नॉर्मली इस तरह से क्रॉस करवाते हैं एयर को, इस तरह से हम लोग क्रॉस करवाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो एयर गया, ठीक है, और एक एयर जैसे ऐसे देख रहे हो ना, ये वाला। तो आपको पता होना चाहिए जो इनटेक एयर होता है उसका कलर ब्लू होता है, दैट इज कॉल्ड इनटेक एयर में। अगर डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छा है ना, डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ में आएगा इनटेक एयर। और जो ऊपर वाला एयर देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटर्न एयर, दिस इज कॉल्ड रिटर्न एयर। ये क्या होता है रिटर्न एयर, ये क्या है इनटेक एयर। तो रिटर्न एयर और इनटेक एयर, ये वाला डायग्राम हो गया मोटा मोटी ये वाला। तो अब हम लोग बात करेंगे इस एयर क्रॉसिंग के बारे में, इसका डायमेंशन क्या होता है, क्या शेप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अपना जो सवाल है ना, हम लोग बाद में अपना सवाल, जो भी अपना सवाल आप लोग रखो अच्छे से संभाल के, थोड़ा हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद आप लोग को जो सवाल है हम लोग लेंगे सेशन के एंड में, पहले मुझे पढ़ा लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है एयर क्रॉसिंग, नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, पर्पस। इनटेक एयर का कलर देखो ब्लू, और रिटर्न एयर का कलर क्या होता है, रेड, इसीलिए मैंने उसको रेड से देखा है, इसको ब्लू से दिखाया। आप लोग इस बात को ध्यान में रखना, पहले ये वाला ग्रीन कलर का था पहले का सीएमआर में, अभी इसको चेंज करके क्या कर दिया, ब्लू कलर कर दिया। सबसे पहले पर्पस, इसका पर्पस क्या, एयर क्रॉसिंग का पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहला पर्पस क्या होता है, टू सेपरेट द इनटेक एंड रिटर्न एयरवे, ठीक है। देखो पहला पर्पस क्या है, टू सेपरेट, सेपरेट द इनटेक, लिखना इनटेक एंड रिटर्न एयरवे, रिटर्न एयर, ठीक है। तो इसका पहला काम क्या होता है, इनटेक और रिटर्न एयर को सेपरेट करता है, वेयर वेयर दे क्रॉस टू ईच अदर, वेयर दे क्रॉस टू ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने वाला था ना, तब ये उसको सेपरेट करने का काम करता है। अगर पैरेलली सेपरेट करना तो वेंटिलेशन स्टॉपिंग चाहिए, अगर क्रॉस में सेपरेट करना है तो हमको एयर क्रॉसिंग चाहिए, दैट विल मेक ए ब्रिज, ब्रिज बनाता है, ठीक है ना, मेक ए ब्रिज, ब्रिज बनाता है। तो पहला काम तो इसका ये हो गया। हम लोग क्या करते हैं, इनटेक और रिटर्न को क्या करते हैं, सेपरेट करने का काम करता है, एयर क्रॉसिंग क्या करती है, दैट इज कॉल्ड एयर क्रॉसिंग, ये हो गया पहला। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, एक नंबर पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या बोलता है कि ये क्या होता है इसमें, ठीक है, इसमें, ठीक है, एयर पासिंग थ्रू, एयर पास थ्रू, एयर कैसे पास होता है, किस तरह से एयर पास होता है। तो एयर पास कैसे होता है, आप देख रहे हैं नंबर कि जो इनटेक एयर वे होता है, इनटेक एयर है ना, इनटेक एयर, इसको लिख के रखना पड़ेगा, डायग्राम में तो दिख ही रहा है, फिर भी आप लिख लो। इनटेक एयर कैसे पास होता है, बॉटम, बॉटम ऑफ, बॉटम ऑफ एयर क्रॉसिंग, एयर क्रॉसिंग का बॉटम से पार होता है ना। और जो रिटर्न जो एयर होता है, रिटर्न, रिटर्न कहां होता है, टॉप ऑफ द एयर क्रॉसिंग से पार होता है। रिटर्न एयर कहां से पार होता है, कहां से होता है, वो टॉप ऑफ एयर क्रॉसिंग से पार होता है, टॉप ऑफ एयर क्रॉसिंग से, जो एयर मेरा क्रॉसिंग है उसका टॉप से पार होता है, वहां से पास होता है। तो मोटा मोटे ये 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ठीक है। अब बात करें हम लोग क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ द एयर पासिंग थ्रू द गैलरी, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे, हम लोग किस पे बात करेंगे, क्रॉस सेक्शन में बात करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 3 नंबर, क्रॉस सेक्शन, किसका क्रॉस सेक्शन, जिससे एयर पास हो रहा है ना। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ गैलरी, क्रॉस सेक्शन ऑफ एयर पासिंग, क्रॉस सेक्शन कितना होगा, तो द
तो क्रॉस सेक्शन किसका बात कर रहे हैं ना, जो गैलरी से एयर पास हो रहा है, जो एयर क्रॉसिंग का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कितना होगा मिस पे। ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे क्या है ना, क्रॉस सेक्शन, एयर क्रॉसिंग का क्रॉस सेक्शन का हम बात करें, वो कितना होना चाहिए, तो मिनिमम होना चाहिए आपका, मिनिमम दैट इज द 9.3 मीटर स्क्वायर और 100 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट। तो दोनों डेटा है आपका 9.3 मीटर स्क्वायर होना चाहिए या फिर कम से कम 100 स्क्वायर फीट का डेटा होना चाहिए। ये दोनों डेटा में आपको याद रखना है, दोनों डेटा में से कोई भी एक चलेगा, इतना रहना चाहिए, तभी आप उसको वहां पे पास करोगे। अब थिकनेस, अब चौथा नंबर पॉइंट क्या है, साइड वॉल थिकनेस, साइड वॉल थिकनेस। तो साइड वॉल थिकनेस मतलब क्या, देखो डायग्राम में दिखाता हूँ। जब हम लोग एयर क्रॉसिंग का डायग्राम बनाए थे तो आप क्या देखे थे कि एक ऐसा करके गया है और एक ऐसा करके बना हुआ है ना। तो ये वाला जो साइड वाला देख रहे हो ना, ये वाला मैं बात कर रही हूँ, साइड वाले ने इसका थिकनेस कितना होगा, इसका कितना मोटाई होगा ये वाला। तो साइड वाल का थिकनेस कितना होता है, मिनिमम होता है ये, मिनिमम 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम 75 सेंटीमीटर मोटा होना चाहिए, यानी कम से कम 0.75 मीटर इतना थिकनेस का होना चाहिए। तो इतना चाहिए आपको। नेक्स्ट 5वां नंबर का बात करेंगे, पार्टिंग कितना होना चाहिए, पार्टिंग, पार्टिंग किसके बीच, पार्टिंग बिटवीन किसके बीच, दैट इज द इनटेक एंड रिटर्न एयरवे, इनटेक एंड रिटर्न एयर। जो रिटर्न और इनटेक एयर जो पास होगा ना, उसके बीच का पार्टिंग, ये जो पार्टिंग आप देख रहे हो बाबू, ये जो पार्टिंग देख रहे हो ना, ये पार्टिंग, ये पी पार्टिंग कितना होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आप किस चीज का एयर क्रॉसिंग के बीच आप क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हो। अगर मान लो बाबू, अगर तुम मान लो उस केस में अगर आरसीसी इस्तेमाल करोगे, आरसीसी, इसमें 3 फिगर है, आरसीसी, अगर आरसीसी अगर इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम होना चाहिए, दैट इज द मिनिमम 15 सेंटीमीटर। मिनिमम कितना होगा वो, मिनिमम को MIN लिखता हूं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बी नंबर, अगर आरसीसी की जगह, अगर आरसीसी की जगह अगर ब्रिक हुआ तो कितना होगा, ब्रिक, अगर ब्रिक का बना हुआ रहेगा तो कितना होगा, तो ब्रिक होने से आपका रखोगे मिनिमम कम से कम 25 सेंटीमीटर आपका थिकनेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट हो गया एयर क्रॉसिंग से रिलेटेड। अब 6ठा पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। आज क्लास थोड़ा ज्यादा ही, थोड़ा स्पीड में मैं करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि थोड़ा सा ना क्लास स्लो हुआ है प्रीवियस क्लास तक, और स्टार्टिंग में कुछ क्लास स्लो होता है, ये हमेशा का नियम। स्टार्टिंग जब तुम पूरा समझ जाओगे ना, तो उसके बाद हम लोग फास्ट फास्ट जाते हैं। एग्जामिन आज थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। एग्जामिन कितना दिन में करते हैं, तो वंस इन 14 डेज, 14 दिन में एक बार करके इसका जांच होगा कि एयर क्रॉसिंग ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है नहीं, कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो एक बार 14 डेज में इसका जांच करना होगा, ये होता है, ठीक है। अब एक सवाल इसमें और आता है, राइट द ग्रेडियंट ऑफ फिलिंग मटेरियल टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ रिटर्न एयर। ये एक सवाल, ये एक पॉइंट पूछता है, एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको, राइट द ग्रेडियंट ऑफ, ग्रेडियंट ऑफ लिखो फिलिंग मटेरियल, राइट द ग्रेडियंट ऑफ फिलिंग मटेरियल, किस लिए, फिलिंग मटेरियल टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ एयर टू। तो मैं डायग्राम बना देता हूं, ठीक है ना, पहले लिख लो, रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ रिटर्न एयर। देखो ये क्या सवाल है, ये क्या अब बला है, देखो ये क्या आने से एयर क्रॉसिंग तुम ऐसे बना है, ठीक है। अब यहां से तुम ऐसे बना दिए, तो जब रिटर्न एयर में आएगा तो रिटर्न एयर ऐसे जाएगा, अब सीधा इसमें टकराएगा कि नहीं, तो टकरा के रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो तुमको बोलता ना यहाँ पर ग्रेडियंट में ऐसे करके रखो, ऐसे करके मटेरियल जो है ना, फॉलिंग मटेरियल को इस तरह ग्रेडियंट बना के रख दो, ताकि यहाँ पर क्या हो कि एयर जब आए इससे इस तरह से पास हो, एक स्मूथ उसको सरफेस मिले। तो इसका ग्रेडियंट कितना होगा, किस ग्रेडियंट में रखना है, इसका जो ग्रेडियंट होगा 1/3 में रखने के लिए बोलते हैं। इसका जो ग्रेडियंट आपको रखना है, कितना रखना है, 1/3 ग्रेडियंट में आपको रखना है, तब जाकर क्या होगा, वो एक स्लोपिंग उसका एंगल मिलेगा, तो क्या होगा, बेस्ट तरीके से एयर फ्लो हो जाएगा। तो मोटा मोटी 5 6 7 बात हमको समझ में आया कि जो एयर क्रॉसिंग होता है, तो पहला एयर क्रॉसिंग का पर्पस क्या था, हम लोग देखे थे, एयर क्रॉसिंग का पर्पस क्या होता है, वो सेपरेट करता है एयर, किसको सेपरेट करता है वो, इसका थोड़ा डायग्राम देख लो। तो एयर क्रॉसिंग क्या करता है, सेपरेट करता है, किसको सेपरेट करता है, तो मेन सॉरी इनटेक और रिटर्न एयरवे को सेपरेट करता है, जब दोनों आपस में क्रॉस में मिलने होते हैं तब उसको सेपरेट करता है। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा नंबर पॉइंट क्या था कि एयर क्रॉसिंग में जो एयर होता है पासिंग थ्रू कैसे पास करते हो, है ना, वो पास कैसे करता है। तो पास कैसे करता है, जो इनटेक एयरवे होता है,
अरे यार थोड़ा सा घुमा देता हूँ। जो इनटेक एयर होता है ना, तो इनटेक एयर पास कैसे करता है? इनटेक एयर पास करता है आपका बॉटम से एयर क्रॉसिंग का, और रिटर्न एयर वे टॉप से पास करता है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है क्रॉस सेक्शन के बारे में। तो जो एयर क्रॉसिंग हो उसको क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए? तो कम से कम 9.3 स्क्वायर मीटर या 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए। साइड वॉल कितना होना चाहिए? 75 सेंटीमीटर मोटा साइड वॉल थिकनेस होना चाहिए। पार्टिंग कितना होना चाहिए मेन इनटेक और मेन रिटर्न के बीच? इनटेक और रिटर्न एयर के बीच जो पार्टिंग कितना होगा? अगर आरसीसी का तुम बना रहे हो तो 15 सेंटीमीटर देना पड़ेगा, और ब्रिक का होगा तो 25 सेंटीमीटर, ताकि लीकेज ना हो, दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, इससे बचने के लिए। एग्जामिन क्या होता है? एग्जामिन होता है वंस इन 14 डेज, 14 दिन में एक बार करके उसको जांच करते हैं हम लोग एयर क्रॉसिंग का कि हाँ सब चीज ठीक है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका ग्रेडियंट कितना होता है फिलिंग मटेरियल करेंगे तो रेजिस्टेंस से बचने के लिए। 1 in 3, ये 7 पॉइंट्स एयर क्रॉसिंग से रिलेटेड है। ये इंफॉर्मेशन अगर आप ठीक ठाक रखोगे अपने पास तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा चीज में लिखा दिया। हाँ देखो, एक सवाल आ रहा है बार बार, एक सवाल आ रहा है कि जांच कौन करेगा। देखो इसके रिगार्डिंग क्या होता है ना, जो वेंटिलेशन ऑफिसर होते हैं उसके अंडर में क्या होता है, सुपरवाइजरी स्टाफ होता है, जैसे सरदार ओवरमैन जो होते हैं, तो ओवरमैन को नॉर्मली ड्यूटी दिया जाता है, वो जांच करके इसको रिपोर्ट सबमिट करें। वेंटिलेशन स्टॉपिंग और एयर क्रॉसिंग ये सरदार भी कर सकता है, तो एटलीस्ट सरदार रैंक के आदमी इसको जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिक का होगा तो 25 सेंटीमीटर, ताकि लीकेज ना हो, दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, इससे बचने के लिए। एग्जामिन क्या होता है?